हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11 की गणित विषय की एनसीईआरटी की पुस्तक के पाठ 1 समुच्चय के अंतर्गत समुच्चय की परिभाषा व उसके निर्माण की विधियों से परिचित होंगे। पाठ 1 समुच्चय यानी सेट। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि समुच्चय क्या है, जिसे अंग्रेजी में सेट कहते हैं, वो क्या है। तो परिभाषा कहती है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज ए सेट। तो यहाँ एक शब्द आया है सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का अर्थ क्या है? सुपरिभाषित का अर्थ है कि वस्तुओं के जो संग्रह है या समूह है, उसमें कोई ना कोई ऐसा गुण होना चाहिए जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कोई वस्तु जो दी गई होगी उनमें से कोई वस्तु हमारे समूह में शामिल होगी या नहीं। जैसे कक्षा 11 के विद्यार्थियों का एक संग्रह हम लें, यहाँ वस्तु की परिभाषा भी स्पष्ट होनी चाहिए कि वस्तु का मतलब कोई थिंग नहीं है, कोई ज़रूरी है कि कोई वस्तु माने कोई मेज़ कुर्सी इस प्रकार की चीज़ें हैं। यहाँ वस्तुएं अपने विस्तृत अर्थों में हैं। वस्तुएं भी हो सकती हैं, व्यक्ति भी हो सकते हैं, संख्याएं भी हो सकती हैं। तो फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स। तो अगर हम बात करें सुपरिभाषित की, और बात चल रही थी कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का एक समूह इकट्ठा करें, तो यहाँ पर अगर हम किसी विद्यार्थी से मिलें और ये पता करें कि वो कक्षा 11 में है या नहीं, तो उसके दो ही जवाब होंगे, या तो कक्षा 11 में होगा या कक्षा 11 में नहीं होगा। तो अगर वो कक्षा 11 में है तो हमारे समूह का सदस्य होगा, और यदि नहीं है तो वो हमारे समूह का सदस्य नहीं होगा। तो इसका अर्थ क्या होगा कि कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समूह जो है वो एक समुच्चय को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से इसे हम और ज़्यादा परिभाषित करने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि भाई मुरली मनोहर इंटर कॉलेज ईसपुर टील के कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समूह। तो अब यहाँ पर दो शर्तें हो गई। वो केवल कक्षा 11 का विद्यार्थी नहीं होना चाहिए, मुरली मनोहर का भी होना चाहिए, तभी वो हमारे समूह में शामिल होगा और तभी ये जो समूह है तभी एक समुच्चय को रिप्रेजेंट करेगा। अब प्रश्न उठता है, क्या ऐसी कोई परिभाषा है जो परिभाषित तो हो लेकिन सुपरिभाषित नहीं हो, स्पष्ट ना हो? तो विचार करें कि अमीर व्यक्तियों का एक समूह लिया, तो भाई अमीर व्यक्ति में कौन आएगा? किसी के लिए 10 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाला अमीर है, किसी के लिए 1 करोड़ रुपए कमाने वाला अमीर है, किसी के लिए 10,000 रुपये कमाने वाला भी अमीर है, और किसी के लिए एक फ़कीर भी अमीर है जिसके पास धन की दृष्टि से कुछ नहीं होता, लेकिन वो फिर भी खुशहाल रहता है और वो अपने आप को अमीर कहता है। तो अमीर होना या गरीब होना ये सुपरिभाषित नहीं है। हमें इसे स्पष्ट करना पड़ेगा कि भाई अमीर की परिभाषा क्या है। किसी व्यक्ति को हमने पूछा
कि भाई वो अमीर है क्या, तो इस आधार पर हम उसे अपने समूह में शामिल नहीं कर सकते। हाँ, स्पष्ट करना पड़ेगा। हम कह सकते हैं कि भाई जिसके पास 1,00,000 रुपये से अधिक है वो अमीर है, तो ये एक समुच्चय बन जाएगा, क्योंकि पता कर लेंगे कि भाई उसके पास 1,00,000 रुपये हैं या नहीं है। या 1 करोड़ रुपये से अधिक व्यक्ति अमीर है, तो अगर हम उसे स्पष्ट शब्दों में कहेंगे तभी वो एक समूह जो है समुच्चय बन पाएगा, अन्यथा वो केवल एक समूह भर होगा, समुच्चय नहीं होगा। क्लियर है? तो अब समुच्चय को लिखते कैसे हैं और क्या इसके कुछ गुण होते हैं, उन्हें हम पॉइंट्स के माध्यम से समझेंगे। तो समुच्चय का पहला गुण है इसकी प्रदर्शन। तो यहाँ लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। बड़े अक्षर यानी कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इस प्रकार के अक्षरों से हम समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं। नंबर 2, समुच्चय में सम्मिलित वस्तुओं या सदस्यों को समुच्चय के अवयव यानी एलिमेंट्स ELEMENTS कहते हैं तथा इन्हें अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, जैसे ABC आदि। समुच्चय को बड़े अक्षरों से और एलिमेंट्स को छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 3, अवयवों को सदैव मंझले कोष्ठक में, मंझले कोष्ठक को बनाने का अभ्यास कर लेंगे, तो मंझले कोष्ठक में ही लिखते हैं। यहाँ मंझला कोष्ठक अनिवार्य है। कक्षा 11 में तीनों प्रकार के कोष्ठकों का प्रयोग होता है और उनके सबके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो हम छोटे या बड़े कोष्ठक में अवयव नहीं लिख सकते, केवल मंझले कोष्ठक का ही प्रयोग करना है। चौथा गुण है कि समुच्चय में एक अवयव केवल एक ही बार लिखा जा सकता है। अगर एक से अधिक बार आने पर अन्य पुनरावृत्तियों को छोड़ दिया जाता है। मतलब हम एक एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे, ऐसा इसलिए कि रिपीटेशन ना हो। तो अब समुच्चय को लिखते कैसे हैं? हमारे 4 प्रकार के गुण आए। पहला, समुच्चय बड़े अक्षर से लिखा जाएगा। दूसरा, समुच्चय के अवयव छोटे अक्षर से लिखे जाएंगे। तीसरा, अवयव को मंझले कोष्ठक में लिखा जाएगा। और चौथा कि एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जा सकता है। तो कैसे लिखेंगे समुच्चय को? जैसे कैपिटल A बराबर मंझला कोष्ठक ABCD। तो ये जो इसमें A है ये रिप्रेजेंट करेगा समुच्चय को, और ये जो पार्टी है ये कहलाएगी हमारी अवयव। ठीक है। और मंझला कोष्ठक अनिवार्य है। हम एक दूसरा सेट लें, B 4 3 1 4 5 4 2, तो बराबर यहाँ हम देख रहे हैं कि 4 है, 1 2 3 बार आया है, जबकि क्या कहता है, नियम कहता है कि एक ही बार लिखा जा सकता है। क्योंकि तो नाम है ना, सदस्य हैं, तो 4 के नाम से 3 लोग एक साथ थोड़ी बोलेंगे, तो इसलिए ऐसे एलिमेंट्स को केवल एक बार लिखते हैं और बाकी बार छोड़ते हैं। तो 4 3 1 4 आ चुका है हमारे पास, 5 फिर 4 भी आ चुका है, और 2। तो वास्तविक जो सेट है वो 4 3 1 5 2 होगा। नेक्स्ट इज, समुच्चय में अवयवों की संख्या समुच्चय की कार्डिनल संख्या कहलाती है तथा इसे N of A से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए अगर A बराबर
1 2 3 4 का एक समुच्चय है, तो हम देख रहे हैं कि इसमें 4 अवयव हैं। अतः समुच्चय ए की जो कार्डिनल संख्या होगी वो एन ए बराबर 4 है। 1 2 3 4। नेक्स्ट इज समुच्चयों में अवयवों के लिखने के क्रम का कोई प्रभाव समुच्चय की प्रकृति पर नहीं पड़ता। मतलब हम किसी भी क्रम में एलिमेंट्स को लिख लें, इससे समुच्चय सेम रहता है, उसका जो प्रकार हम आगे बढ़ेंगे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे ए बराबर लिखा है ए बी सी डी ई, इसके एलिमेंट्स हैं, तो इसे हम लिख सकते भाई ए लिख लिया, फिर बी आना चाहिए, लेकिन सी लिखा है, डी लिखा है, बी लिखा है और ई लिखा है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम इन्हें क्रम से ही लिखें। बिना क्रम के भी ये समुच्चय अपने आप में परिभाषित है। केवल क्रम से लिखने में ये लिखा हुआ अच्छा लगता है, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट इज यदि कोई अवयव x समुच्चय A में सम्मिलित है, तब इसे x बिलोंग्स टू A यानी पढ़ते क्या है x। इस चिन्ह का जो मतलब है, इस चिन्ह का मतलब है बिलोंग्स टू A, या हिंदी में कहें तो x अवयव है A का, यानी x A में शामिल है, लिखते हैं। ठीक है। बिलोंग्स टू लिखने के लिए हम जो C लिखते हैं तो C को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसके बीच में से एक लाइन खींचते हैं, ये बनता है हमारा बिलोंग्स टू। दिस इज बिलोंग्स टू। नेक्स्ट इज यदि कोई अवयव x समुच्चय A में सम्मिलित नहीं है। भाई कोई एलिमेंट हुआ था सुपरवाइज के आधार पर, या तो कोई अवयव शामिल होगा या नहीं होगा। तो अगर शामिल है तो उसे लिखते हैं x बिलोंग्स टू A, और यदि शामिल नहीं है तब लिखते हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स टू के लिए बिलोंग्स टू का निशान और इसे काट देते हैं, तो जब काट देते हैं वो नोट हो जाता है, तो हो गया x डज नॉट बिलोंग्स टू A, या हिंदी में कहेंगे x अवयव नहीं है A का, या x A सम्मिलित नहीं है A में, लिखते हैं। तो ये चिन्ह का प्रयोग है, इस चिन्ह का प्रयोग हम बड़े ध्यान से करेंगे और उनको बनाने का अभ्यास करेंगे। अब हम समुच्चय निर्माण की विधि यानी समुच्चय को लिखना कैसे है, अभी तक समुच्चय को प्रदर्शित कैसे करते हैं और इसके एलिमेंट्स को कैसे प्रदर्शित करते हैं, उनके गुणों पर विचार किया है। अब हम समुच्चय को बनाएंगे कैसे, लिखने के कितने तरीके हैं वो हम सीखेंगे। तो समुच्चय निर्माण की विधियाँ, तो समुच्चय निर्माण की 2 विधियाँ हैं। पहली विधि को हम कहते हैं सारणी विधि या तालिका विधि या रोस्टर विधि, रोस्टर मेथड। तो इस विधि में क्या होता है, सारणी यानी टेबल बनाना। टेबल का मतलब है हर एलिमेंट को उसके नाम से परिचित कराना। तो इसमें हम सारणी बनाते हैं। सारणी ऐसे नहीं कि ऊपर से बनती है, बल्कि एक लाइन से बनती है। तो इस विधि में हम करते क्या हैं, इस विधि में समुच्चय के सभी अवयव उनके मध्य में कोमा लगा करके लिखे जाते हैं। जैसे A बराबर मझला कोष्टक A, B, C, D, इसमें 4 एलिमेंट हैं। B बराबर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इसमें भी 4 एलिमेंट हैं। C बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, यानी इसी क्रम को आगे बढ़ाते जाएंगे। डॉट डॉट का मतलब ये नहीं कि इसमें केवल 4 एलिमेंट हैं, बल्कि इसमें चूँकि लास्ट का कोई एलिमेंट डिफाइन नहीं है, तो इसलिए इसमें हम अवयव की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। अनंत अवयव होंगे, लेकिन इसी क्रम में होंगे, यानी अगला अवयव 5 होगा, उससे अगला 6 होगा, उससे अगला 7 होगा। इसी प्रकार से यह अवयव चलेंगे। दूसरे प्रकार की जो विधि है, दूसरी विधि आती है समुच्चय निर्माण या गुण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म। इस विधि में क्या होता है, हम सभी अवयवों को एक चर राशि मान लिया x से प्रदर्शित कर सकते हैं,
और चर राशि में हम वाई भी लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं, जो हमें अच्छा लगे। लेकिन अच्छी बात है कि पहला सेट है तो उसे एक्स से लिखेंगे, दूसरा सेट दिया हुआ तो वाई से लिखेंगे। इस प्रकार से हम काउंट कर सकते हैं। तो एक्स से प्रदर्शित करते हैं और सभी अवयवों को एक चर राशि से। अब नियम कहता है कि जब सभी अवयव एक राशि से युक्त हो गए तो एक अक्षर दोबारा नहीं आ सकता, तो इसलिए सभी के सभी एक्स हो जाते हैं। और जो अवयवों के उभयनिष्ठ गुण हैं जिसके कारण से वो समुच्चय बना, वो परिभाषा उस गुण को इस चर राशि का गुण बना करके परिभाषित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर a बराबर एक्स, एक्स के आगे दो बिंदी लगी हुई हैं विसर्ग, इसे हम पढ़ते हैं इज सच दैट, यानी ये जो बिंदी हैं इसे क्या पढ़ेंगे, इज सच दैट, हिंदी में कहेंगे इसे ऐसा है कि। तो क्या हो गया, एक्स इज सच दैट, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है। तो इसका मतलब इसमें एलिमेंट्स कौन से होंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होंगे। यानी अब सवाल हुआ कि अंग्रेजी वर्णमाला में भाई बी होता तो बी कहाँ है, तो हमने क्या करा, एक्स बराबर बी लिखा। तो बी अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है तो ठीक, अगर बी अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर नहीं है तो वो हमारे समूह में शामिल नहीं होगा। तो इसी प्रकार से बी दूसरा लिया हमने एग्जाम्पल कि बी क्या है, बी जो है वो एक्स ऐसा है कि एक्स भारत का एक राज्य है। तो भारत के सभी राज्यों का एक तरीके से ये समुच्चय बन गया है। इसमें असम भी होगा, उत्तर प्रदेश भी होगा, हिमाचल प्रदेश भी होगा, पंजाब भी होगा। तो जो भी मान है वो सब एक्स के रखे जा सकते हैं। तो जब संख्या बहुत बड़ी हो